हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएम मैविन। तो आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, वो सारी चीज़ें। ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मोल कंसेप्ट के बारे में बताया था, उसमें रिप्रेजेंट करना बताया था और कुछ कुछ सवाल किए थे। आज भी हम लोग कुछ कुछ जेई मेंस, जेई एडवांस के शायद होंगे तो करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन जेई मेंस के सवाल तो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये होता क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास? डेफिनेशन से बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखो, एक रेफरेंस मास ले लेते हैं हम लोग। एक क्या कर लेते हैं हम लोग? रेफरेंस मास ले लेते हैं, मान लो 2 kg। ठीक है, और यहाँ पे देखो ए है, एक पार्टिकल है ए, उसका मास है 4 kg। तो इससे वो कितना गुना है? 2 गुना है, सॉरी, 2 गुना है। इससे इससे ये कितना गुना है? 2 गुना है। इसका डबल टाइम ही है ना ये। अच्छा, इसमें देखोगे कि कितना है? 6 गुना है। और इसमें देखोगे तो 10 गुना है। ठीक है, तो ये क्या है? यही हो गया हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। यही हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। कैसे? ये कैसे है? केमिस्ट्री के दुनिया में ये कैसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा? तो देखो यहाँ पे इसका डेफिनेशन। रिलेटिव एटॉमिक मास is defined as the number which show how many times the mass of one atom of the element is heavier than 1/12th mass of one atom of C12। कार्बन जानते हैं सभी लोग, कार्बन एक एलिमेंट है और C12 क्या है? उसी का आइसोटोप है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को ऐसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करके कहा जाता है कि ये एक नंबर है। नंबर है जो शो करता है, जो दिखाता है कि कोई भी एक एटम एलिमेंट का कितना गुना ज़्यादा हैवियर है 1/12th मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 से। एक बार फिर से सुनो, ध्यान से सुनना कि रिलेटिव एटॉमिक मास को ऐसे डिफाइंड किया जाता है कि वो एक नंबर है जो शो करता है कि एक एटम ऑफ द एलिमेंट का एक एटम कितना गुना ज़्यादा हैवियर है उसके 1/12th मास ऑफ C12 आइसोटोप का। मतलब ये मान लो है क्या? C12 आइसोटोप, और यहाँ पे 3 दे रखा है, तो ये जो है इससे कितना ज़्यादा है? 2। तो ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। इसमें भी तो वही बोल रहा है कि कितना ज़्यादा टाइम्स एक एटम का मास हो, किससे? C12 से। हमने C12 इसको मान लिया है, तो क्या होगा? C12 अगर हमने इसको माना है तो इससे ये कितना गुना है? 2 गुना है। इससे ये कितना गुना है? 6 गुना है। इससे ये कितना गुना है? 10 गुना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, जैसा कि मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो गया? मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12th मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। ठीक है, C12 आइसोटोप का 1/12 पार्ट का मास और एटम का मास को जब डिवाइड लगाओगे, क्योंकि कितना गुना ज़्यादा हैवियर है या कितना गुना ज़्यादा है वो हमको डिवाइड से ही पता चल जाएगा। वो हमको डिवाइड, इसको हमने डिवाइड ही लगाया था ना, तभी तो तुमने फाइंड किया था कि ये 4 गुना है, ये 2 गुना है, 6 गुना है, 10 गुना है। डिवाइड ही लगाया था। 4 को 2 से लगाया था, 12 को 2 से लगाया था, 20 को 2 से लगाया था, तभी तो आया है। तो उसी प्रकार
यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनता है। और ये जो होता है ना रिलेटिव एटॉमिक मास, ये एक यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो याद रखना इसका क्या है, इसका कोई यूनिट नहीं है। क्यों क्यों यूनिट नहीं है? देखो ये भी यू में आता है, ये भी यू में आता है, यू यू कट जाता है। यू क्या होता है? तो देखो एक यू या एक एम यू को हम लोग क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे। देखो एक एम यू या एक यू को हम लोग ये बोलते हैं। दो यू रहा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एक एम यू, एक एटॉमिक मास यूनिट या एक यूनिफाइड मास को हम लोग क्या कहते हैं? 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ C12। और उसका मास क्या होता है? उसका मास देखोगे C12 एटम का मास जो होता है ना वो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है। और उसका 1/12 करोगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होगा। समझे? ठीक है। अगर हमको मान लो एक एटम ऑफ लिथियम का मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 7U। 7 है ना, 9th क्लास में तो तुम लोग याद किए ही होगे। तो लिथियम का कितना होता है? 7। लेकिन ये एक एटम का है और एक एटम में यू लगाएंगे, यूनिफाइड मास। ठीक है, क्योंकि देखो फॉर्मूले में ऊपर भी यू लगता है, नीचे भी यू लगता है। ठीक है, तो यूनिफाइड मास, समझे? लेकिन एक एटम ऑफ लिथियम को ये तो यू में हमने बताया, ये हमने यू में बताया। ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे यार, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक यू में हमने पढ़ा है इतना ग्राम होता है। तो कुछ नहीं, इसको करोगे तो ग्राम में आ जाएगा। लेकिन हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने रिलेटिव टर्म निकाला है, जिससे हम क्या है, याद भी रख सके सबका। अब जैसे हाइड्रोजन का ही 1 पॉइंट समथिंग आता है तो कोई याद नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया ताकि सभी लोगों को आसानी से याद हो जाए। ठीक है, अगर हम मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम निकालेंगे तो फिर से वही 23 यू होगा। अब यू का वैल्यू रख देंगे, ग्राम में आ जाएगा। तो जो एक और चीज़ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो मैंने आपको बता ही दिया, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो रैम यहाँ पे वो कंप्यूटर वाला रैम नहीं है, यहाँ पे है रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स के बराबर होता है, जिसको नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, उसके भी बराबर होता है हमारा न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, सॉरी न्यूक्लियॉन्स बोल रहा हूँ, हाँ, रैम, रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो यहाँ पे मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसीलिए नहीं करता है क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है। प्रोटॉन से भी पता है 2000 गुना ज़्यादा, सॉरी 2000 गुना कम होता है उसका मास। तो उसका नेग्लिजिबल मास है, तो उसको हम लोग नहीं भी कंसिडर करेंगे तो हमारा सही है। ठीक है, अच्छा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्यों होता है? असल में देखें, अगर हम रियलिटी में देखें तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, मास। लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं ना तो मास मास जो है ना कट जाता है और सीधा नंबर बचता है। कैसे? आइए ऊपर हम तुम छोटा में दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे जैसे हम ऑक्सीजन का लेते हैं तो ऑक्सीजन का प्रोटॉन कितना होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, निकालना 8 होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सॉरी न्यूट्रॉन कितना होगा? 8 होगा। अरे बोलो ना, ठीक है। तो प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन भी 8, प्रोटॉन भी 8, न्यूट्रॉन भी 8। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 1/12 C12 कार्बन के आइसोटोप से डिवाइड लगाएंगे, आ जाएगा हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। कैसे? देखो, अच्छा, इसका मास क्या होगा? 8 इंटू 1.67 या 66 भी लिख सकते हो, -24। ठीक है, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है ये, और 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई करें। न्यूट्रॉन का भी सेम होता है,
1.67 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, अच्छा। और नीचे कार्बन ऑफ C12 का कितना होता है? 1.66 लिखो या 67 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जाम में दे भी देगा। 24 ग्राम। अब देखो यहाँ से 8 कॉमन लोगे, ठीक है, तो क्या बचेगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है। और यहाँ भी क्या बचेगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻24, 8, सॉरी कॉमन हमको ये लेना चाहिए, ठीक है। तो ये तो है, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 8 + 8, ठीक है। तो ये जब काटेंगे ना तो 8 + 8 कितना हो गया? मतलब प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन ही तो हो गया। तो इसीलिए ये जो है ना कट जाता है, और कटने के बाद बस नंबर ही बचता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इसीलिए हम डायरेक्टली क्या बोल देते हैं कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय हमने इस पे दे दिया, कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग नई टॉपिक पे आते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। हम लोग रिलेटिव पढ़ रहे थे, जिसका यूनिट क्या होता है? यूनिट वो यूनिटलेस होता है, उसका यूनिट नहीं होता है। ये एवरेज क्या है? जैसे तुम क्लोरीन में देखो, क्लोरीन क्या है? एक आइसोटोप है, इसका एक और आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका मास देखो तुम, क्लोरीन का 35.5 है, ठीक है, 35.5 है। तो एवरेज एटॉमिक मास डिफाइंड होता है जब एलिमेंट्स के पास आइसोटोप हो। मतलब एलिमेंट के पास अगर आइसोटोप हुआ ना, तो पक्का यकीनन है कि उसका जो एटॉमिक मास होगा वो एवरेज होगा, वो हर किसी से मिलाकर लिया गया होगा, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं? तो देखो, जैसे हमने हाइड्रोजन का 1 वाला ले लिया और हाइड्रोजन का 2 मास वाला लिया, मतलब हमने 2 हाइड्रोजन ले लिया जिसका नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग है। ये प्रकृति में, नेचर में 99% है, लेकिन ये 1% भी कम है, उससे भी कम है, ठीक है, 1% से भी कम है, लगभग 1% है। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल मतलब इसको हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। अब इसका इतना ये कम है कि इतना इसका मास भी बहुत कम होगा, तो ऐसा नेग्लिजिबल होगा। इस अगर हम इसका निकालेंगे तो इसके सामने ये नेग्लिजिबल होगा। तो इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे हम नहीं लगाते हैं। और देखो इसका हाइड्रोजन का जो 3 वाला है उसका तो और कम होगा। तो उन दोनों का इतना कम होने की वजह से हम लोग इसका एवरेज एटॉमिक मास नहीं निकालते हैं, ठीक है, नहीं निकालेंगे हम लोग। इसीलिए एवरेज जो मास है ना वो कंपेरेबल नहीं है, हम इसको कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, तो कहाँ से निकालेंगे? ठीक है। अब ये देखो क्लोरीन का, एक होता है 1735 वाला, एक होता है 1737 वाला। ये देखो प्रकृति में ये है 75% और ये है 25%। तुमको इसका एवरेज मार्क तो हाँ इसका निकल सकता है, क्योंकि 75 25 थोड़ा कंपेरेबल है, हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका कैसे निकालेंगे? ये जो 35 है उसको क्या करेंगे, इसको उसके परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके मास से इसके परसेंट को, और फिर इसके मास से इसको परसेंट को, फिर 100, ठीक है, फिर 100, ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा आपका। और यह क्या आएगा? 35.5 आएगा, और वही इसका क्या हो जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास को एटॉमिक मास बोल देते हैं, ठीक है। तो इसी पर जेईई एडवांस 2009 में एक क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब चीज़ दे ही दिया था कि आइसोटोप आयरन का, 3 आयरन का एग्जिस्ट करता है, 54 56 57, और उसका परसेंटेज दे दिया है, हमको उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना। तो कुछ नहीं, सीधा 54 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, 56 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 57 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस लिखना, ठीक है, और डिवाइड लगा देंगे 100 से, ठीक है, 100 से। तो 54 को जब हम लोग 5 से, यहाँ अच्छे से लिखे नहीं, 54 को 5 से, तो यहाँ पे क्या होगा, 270, प्लस यहाँ पे क्या होगा,
और आगे हम लोग देखेंगे तो कि इसका क्या है, इसका मैंने कर लिया, इसका क्या आ जाएगा 7 5 35 3 28 और इसको 100 से डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ 2 8 है ना, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, 8 प्लस 7 15 19 1। ठीक है, उसके बाद 2 4 5 एंड 14 1 एंड 5495 डिवाइड बाई 100 प्लस 54.95। ठीक है, अरे 55.95, रुको मैं कैलकुलेशन चेक कर, मैं तो चेक कर रहा हूँ तो मेरा तो यही आ रहा है। 5 4 22 27 ठीक है, 54 5 ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा हाँ, देखो यहाँ पे आएगा 5040। ठीक है, क्योंकि 9 सीधा 54 कॉमा 5 कैरी 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 55.95 55.95 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया है हमारा। 5 आएगा 15 20। ठीक है, 10 ये तो गलत आ रहा है, नो सही है 55.95। ठीक है, कोई अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा कोई बात नहीं, उसको आप टॉलरेट कर लेना। हम लोग बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ठीक है ना, ये देखो क्वेश्चन है कि कार्बन का 2 आइसोटोप है C12 C14 और एवरेज एटॉमिक मास हमको करना है कार्बन का, दे रखा है। अच्छा दे रखा है, ठीक है, हमको परसेंटेज अबेंडेंस दोनों का निकालना है, कितना परसेंट में एग्जिस्ट कर रहा है ये। तो देखो एक तो हम लोग फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला पे रखते जाते हैं, एमयू में इधर रख दिए, उसके बाद C12 वाला है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये करेंगे कि 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, प्लस 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 माइनस एक्स से, और अपॉन अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x का वैल्यू है। अब x 100 माइनस एक्स क्यों लिए, देखो हम मान लेते हैं हमारा टोटल आइटम 100 है, तो 100 में 100% है, तो x% इसको और 100 माइनस x% इसको। तो यहाँ से तुम सॉल्व कर लेना, x का वैल्यू निकाल लेना, बहुत ईजी है। ठीक है, कर देता हूँ मैं, कर ही देता हूँ मैं लो। ठीक है, 12x प्लस 1200 माइनस 12x, ये तो 12x कट जाएगा। ठीक है, हाँ तो मैंने यहाँ 12 ले लिया था इसीलिए कट जाएगा ना, 14 है ना। ठीक है चलो, 1400 माइनस 14x अपॉन 100, 2 से 2 जीरो गया। ठीक है, इसके बाद 10 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1400। ठीक है, तो इसको वहाँ ये ऐसे पॉइंट में लिख देता हूँ -2x। अब यहाँ से तो आप लोग निकाल ही लेंगे, इतना मैंने सॉल्व कर लिया है, आगे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पे। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि RMM इसको बोलेंगे हम लोग, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक नंबर ही होता है जो क्या होता है, जो हमको बताता है कि एक मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस है वो कितना ज़्यादा भारी है, कितना गुना है 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो इसका भी फॉर्मूला बस यही है, बस ऊपर मॉलिक्यूल आ जाएगा। जैसे हम H2O मॉलिक्यूल की बात करते हैं, H2O मॉलिक्यूल की सीधा कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन का 1 होता है मॉलिक्यूलर मास इंटू 2, तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 मतलब 18 हो जाएगा, इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, मान लो हम लोग ले लेते हैं CH4 का, कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का 4, आंसर 16। ठीक है, कोई दिक्कत, तो यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये किस में आएगा, ये यूनिटलेस में आएगा, याद रखना। ठीक है,
मान लो एक और देख लेते हैं, H2SO4 देख लेते हैं। तो यहाँ क्या जगह 2, सल्फर का कितना होता है 32, सल्फर का 32 होता है, हाँ ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 चक 64, यहाँ पे देख लो 64 + 64 128 आ गया। तो ये सब क्या है, ये सब एक मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है, जो बता रहा है कि वो कितना गुना ज़्यादा हैवियर है किससे, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 से। ठीक है, अब हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है, ये भी जो है ना, ये भी जो है ना, हम लोग जैसे NaCl है ना, Na का निकालेंगे, Cl का निकालेंगे, दोनों को पल जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास भी मॉलिक्यूलर मास जैसा लगता है ये, हाँ, लेकिन फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए डिफाइंड है। मॉलिक्यूलर मास आयनिक कंपाउंड के लिए डिफाइंड नहीं है, फॉर्मूला मास क्या है, आयनिक कंपाउंड के लिए डिफाइंड है। इसीलिए बस आयनिक कंपाउंड जो होंगे ना उसी में लगेगा, जैसे NaCl CaCl2, Na का कितना हो जाएगा 23, क्लोरीन का हो जाएगा 35.5, इसका क्या आ जाएगा 58.5। तो ये जो हो गया ना वो फॉर्मूला मास यूनिट हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम का 40 और इनका करोगे 71, 111, 111 क्या आ जाएगा फॉर्मूला मास हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयन्स की वजह से बढ़ते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें इतना ही था। अच्छा, अब हम लोग आते हैं ग्राम एटॉमिक मास। देखो ये बहुत आसान है। रिलेटिव एटॉमिक मास, ये रैम है, रिलेटिव एटॉमिक मास अगर हम एल्यूमिनियम का देखेंगे तो 27 होगा। अगर हम ग्राम में देख लेंगे, अगर हम यू में देखेंगे तो 27U, और ग्राम में देखेंगे तो ये। अच्छा, मान लो हम मास ऑफ इतना एटम ऑफ एल्यूमिनियम की, इतना एटम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, इसको ये इतना था, इतना एटम है तो इसको इतना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताएं, एक सरप्राइज वाली बात है कि इसका वैल्यू करोगे ना तो 1 आएगा, इसका वैल्यू करोगे तो 1 आएगा, इसका मतलब 27 ग्राम क्या हो जाएगा, इसके 6.0022 इंटू 10⁻23 एटम अगर लेंगे तो उसका मास क्या हो जाएगा 27 ग्राम, ठीक है। जिसको और इसको इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। एवोगैड्रो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस नंबर को बताया था, और N0 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे से छोटा गोल N0 कहलाता है, N0, समझे। तो ग्राम एटॉमिक मास यही था। एक और हम लोग लेते हैं, चलो, रिलेटिव एटॉमिक मास। तुम बताओ किसका बताओगे, फॉस्फोरस का, चलो कर लेते हैं हम लोग, फॉस्फोरस का नहीं, चलो हम लोग किसका करें, मैग्नीशियम का। क्या हो जाएगा 24, रिलेटिव है, यूनिटलेस। अच्छा, अगर हम लोग यू में करेंगे तो 24U, और ग्राम में करेंगे तो 24 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अरे बोलो, ठीक है। और अगर हम लोग मास ऑफ 1 मोल, इसको 1 मोल भी बोलते हैं, आगे हम पढ़ाएंगे, अभी चिंता नहीं करो, इंटू इतना अगर एटम्स हम का मास लेते हैं, ठीक है, इतना एटम्स ऑफ Mg लेते हैं तो उसका मास क्या हो जाएगा, मास उसका कुछ इस प्रकार होगा, क्या होगा देखो ना, ऐसा होगा। और इसका वैल्यू क्या आता है 1 आता, तो 24 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, 24 ग्राम आ जाएगा। और यहाँ से मास पता चल गया हमको किसका, मैग्नीशियम का, इतना एटम्स का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ग्राम मोलिक्यूलर मास पे। ये क्या होता है ग्राम मोलिक्यूलर मास, तो देखो रिलेटिव मोलिक्यूलर मास H2O का क्या है 18, तो ग्राम मोलिक्यूलर मास 18 ग्राम हो जाएगा। और 18 ग्राम क्या है, इतना मोलिक्यूल्स ऑफ H2O का मास है। सेम हम लोग इसी प्रकार करेंगे, बस वहाँ पे क्या लग जाएगा, वहाँ पे मोलिक्यूल लग जाएगा, समझे, समझे। अच्छा, ठीक है, जैसे हम लोग एक और ले लेते हैं, किसका लें, हम लोग ले लेते हैं H2SO4 का। तो रिलेटिव मोलिक्यूलर मास अगर हम चलो H2SO4 ने CH4 का ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 16। लेकिन हम लोग ग्राम मोलिक्यूलर मास अगर हम कर दिए CH4 का तो अपने आप वो 16 ग्राम हो जाएगा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर, यही रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O।
ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया। अब देखो, अब हम एक एलिमेंट लेंगे, उसका जितना भी मैंने अभी बताया ना, सब चीज़ बताऊंगा मैं उसका, ठीक है, ताकि आपका सब कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। तो चलो देखो, मैंने ये नाइट्रोजन का बता दी, नाइट्रोजन का लिख लिया है, सारी चीज़ें इसका मैं बता दूंगा, एकदम आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको ए से एटॉमिक, सॉरी इसको जेड से करते हैं, उल्टा मैंने लिख दिया, और इसको एटॉमिक मास ए से। ठीक है, अब इसका जेड क्या है, 7 है, ए क्या है, 14 है, इसको माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा 7। अच्छा, प्रोटॉन कितना होता है, जेड के बराबर 7। अब ये तो न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होगा, तो ये भी 7। न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्जेस उस पर डेवलप नहीं हो, अगर कोई भी चार्जेस नहीं डेवलप होंगे तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है। तो ये समझ में आया आपको। अच्छा, अब रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें तो वो हमने आपको बताया था 14 होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इसको भी हम लोग वही बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलो या एटॉमिक मास बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन अगर हम लोग लेते हैं, नाइट्रोजन का एक एटम, तो 14U हो जाएगा, और ग्राम में ही करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 था ही ना। मैं देख लेता हूँ जरा, अभी गलत नहीं ना लिखा, हाँ ठीक है, तो यही था। उसके बाद मोलर मास क्या होता है, मोलर मास जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास में पढ़ा था, देखो 27 जो ग्राम था वो 1 मोल पे था, मतलब 27 ग्राम क्या था, पर मोल था, तो यही उसका मोलर मास हो जाता है। ठीक है, क्या 27 ग्राम पर मोल, तो लिखो 27 ग्राम पर मोल। ठीक है, अच्छा, और 1 मोल का मास, तो देखो 27 ग्राम क्या है, पर मोल है, तो 1 मोल का क्या हो जाएगा, 27 की नाइट्रोजन का 14 ना, सॉरी 27 में क्यों लिख रहा हूँ, 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 ग्राम। देखो 14 ग्राम पर मोल है, तो 1 मोल का क्या हो जाएगा, 14 ग्राम, तो यहाँ से 14 ग्राम निकल के आ गया। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे, अब हम लोग मोल कंसेप्ट लगभग स्टार्ट ही करने वाले हैं। इतना आप लोग का पूरा बेसिक था जो मैंने पढ़ा दिया है, बिंदास आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा, से क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, मैंने तो कुछ कुछ एडवांस मेंस के कराए भी। ठीक है, अब आप लोग का काम है खुद से पढ़ना। तो चलिए बाय बाय, आगे पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।